देखिएगा, सबसे पहले हमें ना कोई भी चीज जीएसटी में जब आएगी, जब वो सप्लाई होगा तभी तो जीएसटी उसके ऊपर अप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट द एक्सप्रेशन सप्लाई इंक्लूड्स all form of supply of goods or services or both such as sale, transfer, barter, exchange, license देना, रेंट करना, लीज आउट देना, डिस्पोज मेड मतलब किसी चीज को परचेज करके आपने जमीन के अंदर दबा दिया, डिस्पोज भी कर दिया, तो भी जीएसटी लगेगा। दोबारा बताता हूँ, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल करो, ट्रांसफर करो, ट्रांसफर मतलब कई बार होता है ना, ये लो आप ये रख लो, होता है ना कई बार, अपनी गाड़ी दे देते हो कि चलो यार ट्रांसफर करेंगे तो हमें ड्यूटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, घर वैसे ट्रांसफर कर दो, ट्रांसफर करो तो ड्यूटी पे करना पड़ेगा, तो ड्यूटी पे करने से बढ़िया क्या होता है, ऐसे ऐसे रख ले, ट्रांसफर कर देते हैं ना। तो कह रहे हैं ट्रांसफर भी है तो भी जीएसटी लगेगा, बाकी समझते हो, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, फिर एक्सचेंज हो जाता है, एक आप मुझे ये फोन दे दो, मैं आपका ये फोन रख लेता हूँ, दैट इज एक्सचेंज। रेंट करना, पूरी बिल्डिंग रेंट पे है या लीज पे, दोनों सेम होता है। रेंटल जो 11 मंथ के लिए होता है, मतलब लेस देन 12 मंथ के लिए होता है, लीज मोर देन 12 मंथ के लिए, नॉर्मली 5 इयर्स का होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। ठीक है, और डिस्पोज करना मतलब जमीन के अंदर गाड़ सकते हो, कर सकते हो। एग्री टू बी मेड फॉर ए कंसिडरेशन बाय ए पर्सन इन द कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सबसे पहली बात, सर गुड्स क्या होता है। नंबर 2, सर सर्विस क्या होता है। नंबर 3, कंसिडरेशन क्या होता है। नंबर 4, सर पर्सन क्या होता है। नंबर 5, बिजनेस क्या होता है। ठीक है, पर्सन तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था 14 तरीके होते हैं। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ गुड्स, कि गुड्स क्या होता है। गुड्स एज पर जीएसटी क्या होता है, सर्विसेज एज पर जीएसटी क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होता है, एंड बिजनेस क्या होता है। 2 क्लास इसलिए थोड़ी हो रहा था मैंने, ऐसे पढ़ाना होता तो फिर 15 मिनट में खत्म कर देता मैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहुंचते हैं गुड्स के ऊपर, कि गुड्स जीएसटी में क्या मतलब, कहां पहुंचेंगे हम, डेफिनेशन पे। सबसे जो है वो इट इज फॉर कमर्शियल, जो हम घर रेंट पे लेते हो ना देते हो, तो उसमें भी जीएसटी। 18 जुलाई 2022 का नोटिफिकेशन है, उन्होंने रेजिडेंशियल ड्वेलिंग को भी टैक्सेबल कर दिया है, लेकिन इस पर से उसने कर और रेजिडेंशियल के लिए तो उसमें नहीं थे। उस पर भी क्लॉजेस हैं, सब्जेक्टेड टू लगा रखा है उन्होंने बहुत सारे। मतलब अल्टीमेटली इन्होंने घुमा फिरा के रेसिडेंशियल, प्योर रेसिडेंशियल है, एग्जेम्प्ट है। कई बार क्या होता है, कंपनी के मालिक क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉय के रेंट पे ले लिया, वो टैक्सेबल है, क्योंकि वो खर्चा पीएन में क्लेम कर रहे हो ना, आरसी में टैक्सेबल है। टीनेट पे करेगा, टीनेट रजिस्टर्ड है, लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है, टीनेट इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर आरसी। सो कहाँ गया गुड्स, कहाँ गया गुड्स। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, वो मूवेबल मतलब इधर से उधर उठा के रखा जा सकता है, ये रख दिया गुड्स। ठीक है, अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, मतलब अल्टीमेटली हमारा पैसा नहीं हो रहा, सिक्योरिटी शेयर, शेयर जो है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस कैपिटल कवर नहीं है इसके अंदर में। इंक्लूड्स एक्सटर्नल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, देखो एक्सटर्नल क्लेम को इंक्लूड कर रखा है, लॉटरी लॉटरी जो होते हैं ना चीजें, वो ग्रोइंग क्रॉप्स, घास एंड थिंग्स अटैच टू और forming part of land which are agreed to be sewer before supply under a contract of supply। दोबारा सुनो, ये जो होते हैं ना क्रॉप्स वगैरह, फसल वगैरह, अगर ये भी गुड्स है, लेकिन अगर आप उसको काट के बेचते हो तो। पहला पॉइंट, मूल प्रॉपर्टी, अल्टीमेटली आपकी बिल्डिंग है, गुड्स नहीं। ठीक है, बिल्डिंग पे जीएसटी नहीं लगता है, लगता है सर। यही तो मैं सुनना चाह रहा था, कहाँ लगता है। सर बिल्डिंग पे जीएसटी जब लगता है, अगर हमने जब लगता है कमर्शियल पर्पस, अगर जब वो बिल्डिंग बन रही है और बनने से पहले किसी से, जिसे हम, जो उसको बनवा रहा है डीलर होता है जिससे हम खरीदते हैं, और वो इंजीनियर आगे जब वो नोट, जब उसको सर्च करके जो देता है, जो नक्शा पास करता है, नक्शा पास करने से पहले अगर हम ले लेते हैं, उस टाइम खरीदेंगे तो हमें जीएसटी लगेगा, और उसके बाद अगर खरीदते हैं तो नहीं लगेगा।
जब चलिए इमोल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, मतलब मनी एंड सिक्योरिटीज पर जीएसटी नहीं लगता है, बट इंक्लूड्स एक्सटर्नल गेन, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच्ड टू फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड बिफोर, जो काट मतलब बेचने से पहले काट के बेचो। देखिए सबसे पहले बात जो यहाँ पे इमोल प्रॉपर्टी उस पर जीएसटी नहीं लगता है, सब्जेक्टेड टू अगर आपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले अगर 1 रुपए भी दे दिया तो दिस इज अ वर्क कॉन्ट्रैक्ट और एंटायर अमाउंट पे जीएसटी लग जाए। इसीलिए जो बड़ी बड़ी डीएलएफ वगैरह कंपनियां हैं या बड़ी बड़ी जो बिल्डर्स हैं, वो जब आपसे पैसे लेते हैं ना स्टार्टिंग में, याद है कि आप चलो आपसे 2 साल बाद आपको ये महल बना के देंगे 4 BHK का, और अब 4 साल जब बनने के बाद लोगे तो 4 करोड़ का, और अभी लोगे तो 3 करोड़ का है, ठीक है। और फिर अब 3 करोड़ में लोगे तो फिर जीएसटी पे कर दो 5% या 12%, 18% एज द केस में भी, तो फिर भी तो 4 करोड़ से सस्ता ही पड़ेगा। तो जब वो एडवांस लिया जाता है तो आप लोग देखोगे उस पर जीएसटी भी पे किया जा रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर आपने कोई भी बिल्डिंग परचेज कर रहे हो, ठीक है, अगर 1 रुपए भी पहले दिया, कौन से कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले, जो सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन होता है, इंजीनियर आके चेक करके जाता है कि हाँ भूकंप रोधित है, अब इसमें बंदे रह सकते हैं, तो एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली उसमें क्या लग जाता है, जीएसटी लग जाता है। अभी क्लियर है गुड्स कौन सा है, साफ साफ क्लियर है, ठीक है जी। घास वास सब पे लगता है, पहले बता देता हूँ, काट के बेचोगे तो, काट के बेचेंगे जी सर। लेकिन वो जीएसटी से एग्जम्प्ट एग्रीकल्चर में आ जाता है, एग्जाम्पल लिस्ट में पढ़ाया था, ठीक ठीक है, बट जीएसटी में कवरेज है, ठीक है। हाँ जी क्या बोल रहे हैं आप अनीता जी? सर मैंने तो सुना था किसानों को जीएसटी पे नहीं करना पड़ता। मैंने अभी बोला कि इसमें जीएसटी लगता है, लगता है। मैंने ये नहीं बोला कि किसान पे नहीं करेगा, किसान पे इसलिए नहीं करेगा क्योंकि जो जितने भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं, एग्रीकल्चर चीजें, उसको गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट किया हुआ है, मतलब जीएसटी के अंदर है। ये अगर मैं बोलूँ कि ये जी। जीएसटी का दायरा है, ये गोल वाला पिक्चर, तो ये इसके अंदर जी। आता है, इसके अंदर बाहर में केवल 5 आते हैं, कौन से आते हैं, पेट्रोल और अल्कोहल पर ह्यूमन कंजम्पशन, ये बाहर आता है, इसमें जीएसटी नहीं लगता, बाकी सब इसके अंदर में, इस गोले के अंदर में आ गए। उसके बाद वो गवर्नमेंट ने कुछ चीजों को टैक्सेबल किया हुआ है, कुछ चीजों को एग्जेम्प्ट किया हुआ है, ठीक है, ओके बट सर। जीएसटी में ओके सर। है, ठीक है। अब चलते ओके हैं सर। सर्विस पे, गुड्स में पूछना है कुछ? नो सर। इसको 2 नंबर है देखना, यस सर। ये सीए फाइल में याद किया था मैंने। अच्छा गुड्स एंड सर्विस, नेक्स्ट है सर्विस की डेफिनेशन। सर्विस मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स, ठीक है जी। गुड्स क्योंकि गुड्स वहां पे कवर हो गया ना, तो जो वहां नहीं होगा मतलब जो सर्विस में कवर नहीं हो गुड्स में कवर है। मनी एंड सिक्योरिटीज, मनी एंड सिक्योरिटी अभी कवर नहीं हुआ है, बट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन बाय कैश और बाय एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म या वन करेंसी या वन डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर्म, अनदर करेंसी, अनदर डिनोमिनेशन फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज्ड। मतलब ये कह रहे हैं सर्विस मींस एनीथिंग, गुड्स को छोड़ दो, मनी को छोड़ दो और सिक्योरिटी को छोड़ दो, इसके अलावा सब कुछ सर्विस है। उन्होंने फर्दर ये भी बोला है कि अगर आप 100 के 1000 नोट देने के बाद बोलते हो मुझे 10 के नोट ले दो, और उसके लिए कोई फर्दर पैसे देते हो, मतलब होता है ना एक्सचेंज कराते हो कि भाई मेरा ये डॉलर ले लो और डॉलर से रुपए दे दो, तो वो कुछ एक सर्टेन परसेंटेज लेता है ना, ब्रोकर जो होता है चेंज करने वाले होता है, पैसा लेता है। अगर डॉलर से मनी बनाना है तो, या सॉरी डॉलर से रुपीज बनाना है या रुपीज से डॉलर बनाना है तो भी पैसा चार्ज करता है, ठीक है। तो अगर उसके लिए जो कमीशन लेता है दैट इज अ सर्विस, उस पर जीएसटी लगता है। ये मत बोलना सर ने तो कहा था मनी आउट ऑफ जीएसटी, नहीं, मनी के बदले दूसरे मनी ले रहे हो, 1000 के बदले 100 के नोट ले रहे हो, 100 के बदले 10 के नोट ले रहे हो, उसके बदले में अगर कोई कमीशन चार्ज कर रहा है तो दैट इज अंडर परव्यू ऑफ जीएसटी। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, गुड्स मतलब एक्सेप्ट शेयर एंड सिक्योरिटीज एंड इमोल प्रॉपर्टी छोड़ दो। उसके बाद अब आ जाते हैं सर्विस में। सर्विस में बोला कि शेयर एंड सिक्योरिटी छोड़ दो और गुड्स छोड़ दो, अल्टीमेटली क्या है, सारा का सारा जीएसटी के अंदर में है, ठीक है। इन चीजों को छोड़ के, इमोल प्रॉपर्टी, शेयर एंड सिक्योरिटी छोड़ के सारी चीजें जीएसटी के अंदर में,
हाँ जी मैम, बोलना क्या है, कुछ कह रहे हैं क्या? तो जो कमीशन चार्ज है वो पे कौन करेगा? जीएसटी को आपको बाहर गए और इतना बंडल मिल गया $1,000 और गए चाय पी रहे, कहते जी चाय पिला रहे, डॉलर वाला को हम डॉलर देते हैं कैश चाहिए, अब क्या करोगे उस डॉलर का? एक्सचेंज कराओ एक्सचेंज करो, कहाँ जाओगे? बैंक में, या जो भी ये सर्टिफाइड एक्सचेंज वाले हैं। ठीक है, गए बैंक में, बैंक वाले बोलेगा $1,000 के जो भी आईना दे देंगे, मैं 1% चार्ज करूंगा। मतलब मान लो $1,000 और $1,000 मल्टीप्लाई 80, कितने हो गए? 80,000 हो गए। वो 80,000 बोला 80,000 रुपया तो दे दूंगा, लेकिन मैं इसके 1,000 रुपया चार्ज करूंगा। तो 80 के, या तो वो 80,000 रुपये पकड़ा देगा और 1,000 तुमसे ले लेगा, या 80 के 79,000 पकड़ा देगा, हो गया। अब वो 1,000 प्लस जीएसटी तुमसे चार्ज करेगा, मैं ही पे करूंगा। कलेक्ट वो करेगा आपसे जो एक्सचेंज करने वाला है या बैंक है, जो करवाएगा उसको पे करेगा। वो 1,000 प्लस 18% मान लेते हैं अगर, तो 1,180 तुम पे करोगे उसको, समझ में आया? और 180 रुपए जो बचा, मतलब 1,000 का 18% 180 रुपए, वो जो बैंकर है वो गवर्नमेंट को देगा। ठीक है, तो गुड्स में और सर्विस में कोई डाउट तो नहीं है अभी? आगे चले, अब चलते हैं कंसिडरेशन था अगला, कंसिडरेशन सी, इंडिया पढ़ चुके हैं हम। ये रहा कंसिडरेशन, पढ़िए। 33 है, अच्छा 31 है, चलिए। Consideration in relation to supply of goods or services or both include, सबसे पहले कंसिडरेशन क्या बोलता है, देखिए एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड, या तो कोई पेमेंट किया जा रहा है या करने को हो फ्यूचर में, वेदर इन मनी और अदरवाइज, या तो पैसे में मिल रहे हैं कंसिडरेशन या अदरवाइज, मतलब किसी भी और तरीके से बोल दिया गया कि भाई एक काम करो, जैसे होता है ना कि कंसिडरेशन तो तुम्हारा, जैसे अगर मैं अभी कार लेके आया तो मैं पैसे दिया और कार दिया, कंसिडरेशन दोनों तरफ से होगा ना। तो मनी में भी हो सकता है, अदरवाइज भी हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि सर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, एक काम करो, आपको मैं कार तो फ्री में दे रहा हूँ लेकिन मेरी कंपनी को ऑडिट कर दो, अदरवाइज कंसिडरेशन हो गया, मनी नहीं है। अगर मैं ऑडिट करता हूँ 6 लाख की फीस लेता हूँ, वो 6 लाख में क्या बोल रहा है कि आप एक काम करो, आपको मैं आप 6 लाख की फीस में आपको कार दे दूंगा, तो यहाँ मनी तो नहीं है, अदरवाइज हो गया। मतलब एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड वेदर इन मनी और अदरवाइज, ठीक है, इन रेस्पेक्ट ऑफ, इन रेस्पॉन्स टू और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, या सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए, उसके बदले में या उसके इंड्यूसमेंट में या किसी भी चीज के लिए आपको पैसे मिल रहे हैं। इंड्यूसमेंट मीन्स होता है आपका जो होता है ना, किसी भी तरीके से पैसे, मतलब कोई काम फ्यूचर में करने वाले हैं या किसी तरीके से उसके लिए उसके उसको, मतलब जो ये नॉर्मल सा आपका ना ग्रामर है कि उस चीज के लिए पैसे मिलना, उस काम को करने के लिए मिलना, काम को ना करने के लिए मिलना, वेदर बाय द रिसिपिएंट, या तो रिसिपिएंट दे रहा हो या कोई थर्ड पर्सन दे रहा हो, बट शैल नॉट इंक्लूड सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई सब्सिडी दे रही है आपको कोई काम करने के लिए, तो वो कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है। और कंसिडरेशन नहीं है तो आपको क्या होगा, जीएसटी, आपका जीएसटी भी नहीं लगेगा, ठीक है। सबसे पहली बात दोबारा बता देता हूँ, मतलब या तो खुद भी दे सकते हो या कोई पर्सन, तीसरा पर्सन भी दे सकता है, ये भी तीसरा पर्सन समझ रहे हो कि आपने काम करा लिया, पैसा थर्ड पर्सन दे देगा, तो वो भी कंसिडरेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और forbearance in respect, in response and inducement of supply of goods of services both whether by recipient और third person। देखो ये क्या है, ऊपर वाला क्लॉज है कुछ करने के लिए पैसे देना, नीचे वाला क्लॉज है कुछ ना करने के लिए पैसे देना, समझ में? कई बार होता है ना कि आप ये काम मत करो उसके लिए मैं आपको पैसे दे रहा हूँ। सपोज करो कोई मुझे, मैं टीसी अकेडमी में फैकल्टी, मुझे दूसरी अकेडमी वाले बुलाते हैं, कहते हैं कि आप एक काम करो टीसी अकेडमी मत पढ़ाना, मैं आपको 500 रुपए देता हूँ, और टीसी अकेडमी छोड़ो यहाँ के आसपास के 5 किलोमीटर के रीजन में नहीं पढ़ाओगे, समझिए, कुछ ना करने के लिए पैसे मिलना इज ऑल्सो कंसिडरेशन, ठीक है। ऊपर लाइन किस लिए था, कुछ करने के लिए पैसे देना, और इसमें है कि ये नहीं करने के लिए पैसे देना, ठीक है। तो सप्लाई ना देने का, ना देना भी तो सप्लाई है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका प्रोवाइडेड दैट डिपॉजिट गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ पेमेंट। अल्टीमेटली क्या कहना चाह रहा है कि अगर आपने किसी भी चीज के लिए किसी को आपने एडवांस दिया है तो वो
कंसिडरेशन नहीं है। एक सेकंड, प्रोवाइडेड ए डिपॉजिट गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज पेमेंट मेड टू द सच सप्लाई unless the supplier applies such deposit as a consideration to the such supply। अल्टीमेटली ये कहना चाह रहे हैं भाई मेरे कि अगर आपने किसी भी चीज के लिए एडवांस दिया है तो कंसिडरेशन नहीं। जैसे आपका होता है ना, रेंट पे जाते हो आप लोग तो 3 महीने का एडवांस देते हो, 3 महीने का एडवांस देने के बाद भी क्या करता है, हर महीने एडवांस लेता रहता है, रेंटल लेता रहता है। तो जो 3 महीने का एडवांस है दैट इज नॉट ए कंसिडरेशन। ठीक है। एक और अच्छा तरीका इसका हो सकता है, लोग क्या करते हैं, जब सपोज करो मेरे को एग्जांपल दिया था जब मैं सीए फाइनल पढ़ रहा था, मेरा टीचर ने, मान लो मेरी फीस है 10,000 रुपीज, आप मुझे 1 लाख रुपए दे दो 1 साल के लिए, मैं उस पर इंटरेस्ट कमा लूंगा, आपके 1 लाख वापस दे दूंगा, खत्म, आपकी फीस जीरो। अभी मुझे 10,000 में जीएसटी वगैरह पड़ रहा है, अगर मैं इसको बोलूँ कि सारे स्टूडेंट जितने भी 1-1 लाख रुपए मुझे 1 साल के लिए दे दो और 1 साल बाद अपने 1 लाख रुपए वापस ले चले जाना, फ्री में चुके हो जाएंगे। अल्टीमेटली फ्री तो कुछ नहीं है, सीए ने अपना दिमाग लगाया है, इसमें डिपॉजिट कर दूंगा, एफडी लगा दूंगा, 10 के 11 कमा लूंगा। और अगर शेयर मार्केट एक्सपर्ट हुआ तो फिर तो रोज ही 1 लाख के निकालूंगा, 1 लाख। ठीक है, समझ में आ गया ये। नेक्स्ट आता है आपका कंसिडरेशन तक क्लियर है या ऑल क्लियर है? अब बचता है ना बिजनेस। पर्सन भी देख लीजिए साथ साथ, कल भी बताया इसमें कुछ पूछना देखो। पर्सन क्या होता है, एक इंडिविजुअल, एक चलता फिरता इंसान। फिर जब एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पता है क्या होता है, जब पुरखों की बिजनेस चलती हुई आ रही होती है ना, आपने पढ़ा होगा कि कर्ता जो होता है वो वाला है। फिर एक कंपनी, कंपनी पता है जिसमें डायरेक्टर्स होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा जब कंपनी क्रिएट किया जाता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप फॉर्म, एलएलपी, एओपी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट इनकॉर्पोरेटेड। जैसे सोसाइटी वाले होते हैं ना, इकट्ठा होकर कहते हैं कि हम तो एक में सेक्रेटरी देखा है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, एसोसिएशन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल करके। एक एनी कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश बाय और अंडर द सेंट्रल एक्ट, स्टेट एक्ट और प्रोविजनल एक्ट और एक गवर्नमेंट कंपनी, मतलब जो गवर्नमेंट कंपनी एंटिटी, जैसे कोल इंडिया हो गया, गवर्नमेंट कंपनी है, मतलब अल्टीमेटली जिसमें कि आपके गवर्नमेंट के स्टेक आते हैं ना 51% से ऊपर, आप लोग लॉ में पढ़ोगे, वैसे बता देता हूँ। जिस कंपनी में गवर्नमेंट कंपनी उसको कहा जाता है जिसमें गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेक होता है 51% या 51%, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बट इससे ज्यादा ही होता है। ठीक है, अगर उसमें गवर्नमेंट, अभी हमने एक्चुअली मोर देन लिखा होता है तो वो मैं कंफ्यूज हूँ, मोर देन, अगर मोर देन हो तो 50.1 पे भी हो जाएगा, सेम सेम लेवल में होल्डिंग का भी होता है, इसमें कोई याद नहीं, 50-51 के आसपास ही दोनों का, एक में मोर देन है, एक में नहीं। बट ये मान लो 50-51 से ज्यादा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का है तो आपका गवर्नमेंट होता है। एनी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर द लॉ ऑफ कंट्री आउटसाइड इंडिया, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया भी और इंडिया में बिजनेस करना चाहता है वो भी पर्सन माना जाएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी, बहुत नाम सुना होगा आप लोगों ने। लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये लोकल अथॉरिटी में आपके एमसीडी वाला आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सोसाइटी एज सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, एक ट्रस्ट और एक एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट फॉलिंग विद इन द अब, इनमें से कोई भी नहीं फंसा हुआ है तो आ जाओ भाई साहब यहाँ पे। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन एक्ट ऑफ गॉड, ओ माय गॉड, याद है फिल्म, अरे सवाल लोग केस ठोकता है, इसमें ठोकता है। तो अल्टीमेटली कितने तरीके के हमारे पर्सन है, ये 14 तरीके के पर्सन है, मतलब इंडिया में सबको इन्होंने कवर कर लिया जीएसटी वालों ने। अब आते हैं हम, एक क्या बच गया हमारा, बिजनेस। ये थोड़ा सा बड़ा है, एक काम करता हूँ 3 मिनट में हो नहीं पाएगा, मैं ये मीटिंग स्टॉप करके नया स्टार्ट करता हूँ, ठीक है।